आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज है 3 मार्च, दिन है बुधवार और शाम का खबरनामा दिन भर लेकर आ गया हूं मैं अमन गुप्ता। यहां हम दिन भर की कुछ खास खबरों पर एनालिसिस करते हैं। तो चलिए आज कौन सी खबरें ले रहे हैं आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के पीछे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या सबक हैं और क्यों सीलमपुर इलाके में चौहान बांगर सीट हार गए केजरीवाल। दूसरी खबर है हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने की शुरुआत कर दी है। इसके लिए लाए गए बिल पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है, लेकिन क्या ऐसा कानून लाना संवैधानिक तौर पर सही है? पहले भी लाए गए इस तरह के कानूनों पर कोर्ट का क्या रुख रहा और इससे किस तरह की अड़चनें आएंगी। इसके बाद बताएंगे कि भारत में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का इंटरनेट आप कैसे लगवा सकते हैं और ये कैसे काम करेगा। और आखिर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर जानेंगे कि कौन कौन सी वन्यजीव प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं और कैसे इन्हें बचाया जा सकता है। फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, लेकर आई हैं श्रुतिका। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि कोवैक्सीन अंतिम तौर पर 81% तक इफेक्टिव रही है। इसके अलावा बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही नेजल वैक्सीन का ट्रायल भी अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज सुबह कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। वहीं 1 मार्च से शुरू हुए वैक्सीनेशन 2.0 के तहत अब तक करीब 50 लाख लोग कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तथाकथित सीडी कांड को लेकर घिरे कर्नाटक सरकार में मंत्री रमेश जारकीहोली ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया। रमेश जारकीहोली ने अपने इस्तीफे में कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सच से काफी दूर हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। फारूक के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। आज बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू और मधु मंटेना के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। सोर्सेज के मुताबिक ये छापेमारी फैंटम फिल्म्स की टैक्स चोरी के सिलसिले में हुई। साल 2011 में अनुराग कश्यप, मंटेना, विक्रमादित्य मोटवाने और विकास बहल ने फैंटम फिल्म्स की शुरुआत की थी, जिसे अक्टूबर 2018 में बंद कर दिया गया था। Amazon ने अपने स्मार्टफोन ऐप के लोगो को बदल दिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने कस्टमर के फीडबैक के बाद इस आइकन को बदलने का फैसला किया है। दरअसल कुछ सोशल मीडिया यूजर्स Amazon के लोगो को हिटलर की स्माइल से जोड़कर देख रहे थे। और श्रीलंका ने कहा कि वह कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ मिलकर करेगा। दरअसल 1 महीने पहले राजपक्षे सरकार ने देश की अहम राष्ट्रीय संपत्तियों में विदेशी दखल पर रोक का हवाला देते हुए भारत और जापान को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के डेवलपमेंट के समझौते से बाहर कर दिया था। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। देश के 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसका शोर भी है, लेकिन इसी बीच दिल्ली नगर निगम का उपचुनाव हो गया। कहने को तो महज 5 सीटों का रिजल्ट आया, लेकिन नतीजों के पीछे छिपे कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन्हें समय रहते हर दल पढ़ना चाह रहा है, ताकि अगले साल जब नगर निगम के चुनाव हों तो प्रदर्शन बेहतर हो सके। नतीजा ये है कि 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, 1 कांग्रेस को मिली है और बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा, जबकि पहले उसके पास इसमें से 1 सीट थी भी। तो जीत के उत्साह से केजरीवाल गदगद हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये जीत दिखाती है कि दिल्ली की जनता हमारी सरकार के काम से खुश है। केजरीवाल को सुनिए। सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे अपनी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के काम से बहुत ज्यादा खुश है। वैसे आम आदमी पार्टी भले 4 सीट जीती हो, लेकिन उसकी असली टेंशन वो 5वां वार्ड है जहां वो हारी। दरअसल पार्टी जहां हारी वहां कांग्रेस जीती और ये मुस्लिम बाहुल चौहान बांगर सीट है।
आपके उम्मीदवार और पूर्व विधायक रहे हाजी इशराक को कांग्रेस के मोहम्मद जुबैर ने हराया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी से अब वो मुस्लिम वोट छिटक रहा है जो कांग्रेस से खिसक कर उसके पाले में आया था। तो इस सवाल का जवाब भी जानेंगे, लेकिन पहले दिल्ली में आज तक रेडियो के रिपोर्टर कुमार कुणाल से ये जानते हैं कि जो रिजल्ट आया वो तीनों दलों के लिए क्या मैसेज लेकर आया है। अगर हम इस चुनाव को देखें तो इसका सबसे ज्यादा मतलब 2022 के चुनाव को लेकर के है, जब एमसीडी के लिए मुख्य चुनाव हो, और इसीलिए उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंश ये है कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद जो ये उपचुनाव है इसमें भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि 4 सीटें पहले से आम आदमी पार्टी के पास थी, इसीलिए उनके लिए ना तो कुछ उन्होंने खोया है ना कुछ पाया है, लेकिन एक मनोबल बढ़ाने वाला चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर है। जहां तक बीजेपी की बात, ये सबसे मुश्किल चुनाव था क्योंकि एमसीडी में 14 साल से उनकी सत्ता है और वहां पर एक भी सीट नहीं जीतना इन उपचुनावों में एक बड़ा धक्का है, खास तौर पर ऐसी स्थिति में जबकि जो शालीमार बाग सीट है जो कि मुख्य तौर पर मध्यम वर्गीय सीट मानी जाती है और उनका गढ़ माना जाता है, वहां भी पार्टी अपनी सीट उन्होंने गंवा दी है। तो ये एक मुश्किल चुनौती है, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसके लिए उसके हिसाब से ये काफी अहम सीट होती थी। जहां तक कांग्रेस की बात है, उसने मुस्लिम बहुल इलाकों की एक में वापसी की है। जो एक सीट उन्होंने जीती है चौहान बांगर की, जो कि सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वो सीट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि पिछले चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ गया था, लेकिन इस चुनाव में 10,000 वोट से ज्यादा, और उस वार्ड में जहां सिर्फ 22,000 वोट गिरे हैं उसमें 10,000 वोट से ज्यादा की जीत कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देती है। खासतौर पर मुस्लिम वोटर क्या वाकई नाराज हैं अरविंद केजरीवाल से, खासतौर पर जो मरकज का मसला आया और उसके बाद उससे पहले जो दिल्ली के दंगे हुए उसको लेकर के ये एक इशारा है कि मुस्लिम वोटर की नाराज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से। अच्छा कुणाल, इस चुनाव में मुस्लिम बहुल सीलमपुर इलाके की जो चौहान बांगर सीट है उसकी खूब बात हो रही है, तो यहाँ जो आपको कांग्रेस के हाथों करारी शिकस्त मिली है उसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, अपवाद तो मानकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि कई सारे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, खासतौर पर पुरानी दिल्ली में, ओखला या उसके आसपास के इलाके में, और नॉर्थ ईस्ट जहां पर ये चौहान बांगर सीट आती है वहां पर चाहे मुस्तफाबाद हो या सीलमपुर हो, जिस विधानसभा में चौहान बांगर सीट भी है। तो ये एक इशारा है। इशारा इसलिए है क्योंकि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय भी मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस को चुना था और वहां पर ज्यादा जो वोट है वो कांग्रेस को मिले थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आई तो मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं अपना पाला बदलते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। दोबारा अगर वो कांग्रेस में लौट रहा है तो अभी हमारी जुबैर अहमद जिन्होंने चौहान बांगर से जीत हासिल की है उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो मरकज का मसला था वो भारी पड़ा है आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि एक तरीके से कोरोना बम की तरह मरकज को कहा गया, वहां पर ताला लगाया गया सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार भी उसमें शामिल रही और इसी वजह से ये नाराजगी थी कि क्यों सिर्फ मुस्लिम जो इस तरीके के मसले थे उन्हें कोरोना से जोड़ करके देखा गया। साथ ही साथ उन्होंने जुबैर ने यह भी कहा कि दिल्ली दंगों में अगर अरविंद केजरीवाल सरकार का रोल बेहतर होता तो शायद दंगे पहले ही रुक गए होते। तो ये तमाम सवाल उठा रहे हैं जुबैर भी, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों के मन में भी ये सवाल है, इसीलिए जो परिणाम आए हैं चौहान बांगर से वो चौंकाने वाले भी हैं और ये भी इशारा कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ दोबारा वापस लौट रहा है। ये थे आज तक रेडियो के रिपोर्टर कुमार कुणाल। और अब बात दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा की। हरियाणा सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर के बाद अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने की शुरुआत की है और यहाँ अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जो लोग हरियाणा के रहने वाले हैं यानी स्थानीय लोग हैं उन्हें 75% रिजर्वेशन मिलेगा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के अनुसार 50,000 रुपये से कम की जो भी नौकरियां होंगी उनमें 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों को दिया जाएगा और शुरुआत में ये कोटा 10 साल के लिए लागू रहेगा।
मनोहर लाल खट्टर सरकार में सहयोगी है जननायक जनता पार्टी। उसने अपने घोषणा पत्र में ऐसा वादा किया था। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि 90% तक स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। खैर, इस बिल पर राज्यपाल की मुहर लग जाने के बाद कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल गया है, क्योंकि कांग्रेस ने 5 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में इस मामले पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। लेकिन सवाल यह है कि भारत में जब एक नागरिकता का प्रावधान है तो क्या डोमिसाइल के आधार पर राज्यों में आरक्षण देने की कोई संवैधानिक व्यवस्था हो सकती है? यही पूछा मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता से। देखिए, चाहे संवैधानिक व्यवस्था हो या एक देश एक कानून का जो मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से देखें या ग्लोबल विलेज के नजरिए से देखें, सभी तरीके से यह जो कानून बनाया गया है यह गलत है और असंवैधानिक है। इसको हम 3-4 नजरिए से देखें। पहले नंबर पर संविधान में कोई व्यवस्था ही नहीं है कि राज्यों में माटी पुत्रों के लिए, सन ऑफ द सॉइल के लिए आरक्षण किया जाए। बराबरी का जो सिद्धांत है संविधान में, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं पिछड़े या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, सामाजिक शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्यों को संसद के माध्यम से खत्म भी किया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है। और जो अनुच्छेद 19 है उसके तहत व्यवसाय की स्वतंत्रता है, एक जगह से दूसरे जाने की स्वतंत्रता है। तो उन स्वतंत्रताओं को कैसे एक राज्य का कानून बाधित कर सकता है? और जब कोई अथॉरिटी नहीं है तो किस तरीके से कानून लाया जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में, इंदिरा साहनी मामले में, कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, तो फिर निजी क्षेत्र में 75% का आरक्षण कैसे लाया जा सकता है? और निजी क्षेत्र जो गवर्नमेंट एडेड नहीं है उसमें कैसे आरक्षण लाया जा सकता है? और जो ये लीगल एंटिटीज हैं, चाहे कंपनी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ट्रस्ट हो, इनमें से अधिकांशतः केंद्र सरकार के कानून से संचालित होते हैं। तो राज्यों के कानून से कैसे उसमें बंदिशें लगाई जा सकती हैं? ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं, और जो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जब इस कानून को चुनौती मिलेगी तो उस पर ये सारे सवाल खड़े होंगे। और एक और मौजूद सवाल ये है कि जब ये कानून बनने से पहले अध्यादेश जब लागू किया गया था, तब गवर्नर ने बोला था कि इसे केंद्र सरकार राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। तो इस कानून को जब राज्य विधानसभा के पास शक्ति ही नहीं है तो कैसे मंजूरी मिलेगी? अच्छा विराग जी, पहले भी ऐसी कोशिशें होती रही हैं। 2019 में आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही कोशिश हुई थी, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया गया था। अब वो मामला कोर्ट में है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों को जब कोर्ट में चुनौती दी गई तो क्या हुआ, और एक और बात कि इस तरह के कानून से मुश्किलें क्या खड़ी होंगी? नहीं, निजी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के आरक्षण के मामले आए थे। कहीं पर किसी पर्टिकुलर समुदाय को आरक्षण दिया गया या पिछड़े जिलों को आरक्षण दिया गया, और उन सारे मामलों में अधिकांशतः न्यायपालिका ने उन आदेशों को रद्द कर दिया। और ये जो आदेश है, ये जो कानून है नया, इस कानून की व्यवहारिक अड़चनें भी बहुत ज्यादा हैं, संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से अनुचित हैं और इन्हें मान्यता नहीं मिलेगी ऐसा मेरा विश्वास है। व्यवहारिक दृष्टि से अड़चनें बहुत ज्यादा ये हैं कि उसका जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है कानून का, उसमें बोला गया है कि बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से सस्ता श्रम आ रहा है। तो सस्ता श्रम तो भारत से अमेरिका में भी जा रहा है। तो क्या हम ये माने कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भारत में, क्योंकि भारत में राज्यों की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, तो सस्ता श्रम आना एक नई पूंजीवादी व्यवस्था में, बाजार की व्यवस्था में, एक बिल्कुल से एक प्राइवेट सेक्टर के लिए जरूरी है, उनको कम्पिटिटिवनेस के लिए, उनको अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। तो संविधान या कानून के तहत कैसे अंकुश लगा सकते हैं? और निजी क्षेत्र में जब एक ऑलरेडी नौकरियों का टोटा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, या जो एग्रीगेटर के जो नई कंपनियों का फॉर्मेट है, अमेरिकन कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भारत में भर्ती करती हैं, तो उन लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि कितने रोजगार देने, कितने रोजगार नहीं देने हैं। जो नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर है, वो एक देखा जाए तो एक लोगों के लिए एक ही उसकी यूनिट मानी जाती है। तो कल के दिन गुड़गांव और फरीदाबाद जैसी जगहों से दूसरी जगहों पर फैक्ट्रियां और जो ऑफिसेज शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे, तो ये एक
काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है हरियाणा में निवेश के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक राष्ट्रीय स्तर पर पहल होती है, तो राज्यों की इस पहल से उस सेंटिमेंट्स को भी धक्का पहुंचेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के कानून कांग्रेस शासित राज्यों में भी, भाजपा शासित राज्यों में भी जो पहल की जा रही है, ये चुनावी दृष्टि से अच्छा हो सकता है। संवैधानिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह अकुशलता को बढ़ाएगा और रूल ऑफ लॉ को ये बड़े पैमाने पर बाधित करेगा। ये थे सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेरिकी बिजनेसमैन हैं एलन मस्क, जो एक तरफ मंगल पर इंसानी बस्ती बनाने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं उनका एक लक्ष्य ये भी है कि दुनिया के हर कोने में लोगों तक इंटरनेट की पहुंच हो, उन इलाकों में भी जहां ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए मस्क अब वहां सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। तो मस्क ने अपनी एक कंपनी बनाई है जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसका नाम है स्टारलिंक। खास बात यह है कि अब ये भारत में भी आ गई है। भारत में इसके लिए प्री बुकिंग शुरू हो गई है। हालांकि अभी इसकी सेवाएं शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन जब शुरू हो जाएंगी तो सैटेलाइट के जरिए आप तक ये इंटरनेट कैसे पहुंचेगा, यही पूछा मैंने आज तक रेडियो में टेक की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे एक्सपर्ट मुंजिर अहमद से। स्टारलिंक का कनेक्शन किसी को घर में लगाने के लिए सबसे पहले छत पे उसको एक डिश लगाना होगा, वो रिसीविंग एंटेना होगा और जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स होंगे ऊपर, वहां से कम्युनिकेशन होगा इस डिश के जरिए। तो घर पे एक राउटर लगेगा घर के अंदर, जिससे नॉर्मल इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन ऊपर एक जो डिवाइस लगी होगी डिश, उससे सिग्नल आएंगे सैटेलाइट से। अपलिंक डाउनलिंक दोनों होगा, डेटा ट्रांसमिशन का काम होगा और वो लगातार सैटेलाइट रोटेट करता रहेगा। इनफैक्ट 42,000 टोटल सैटेलाइट अगर दुनिया भर में आ जाएंगे तो पूरा वर्ल्ड कवर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली इंटरनेट का जो सोल पर्पस है वो सर्व हो पाएगा इससे। अच्छा मुंजिर, अभी स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट को भारत में आने में कितना वक्त लगेगा और इसकी स्पीड कितनी होगी? क्या ये हमारे यहाँ जो गीगा फाइबर है जियो का, उससे मुकाबला कर पाएगा? ये भारत में अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ये नहीं बताया गया है कि कब तक आएगा। डिटेल वगैरह उतनी नहीं आई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। 7-8 हज़ार रुपए लग रहे हैं, लेकिन इस साल के आखिर में या अगले साल तक लिमिटेड एरियाज में ये आ सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि बहुत कंफ्यूजन है लोगों में कि क्या ये जियो या फिर दूसरे इंटरनेट सर्विस से मुकाबला कर पाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसी से मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अलग है और इसमें थोड़ा सा ज्यादा पैसे देना होंगे। इसकी स्पीड की बात कर लें तो फाइबर ऑप्टिक्स के मुकाबले ये काफी कम स्पीड देगा। 100-150 एमबीपीएस मैक्सिमम देगा, ये 300 एमबीपीएस ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। फाइबर ऑप्टिक्स की बात कर लें, जियो फाइबर या फिर एयरटेल, कोई भी फाइबर की बात कर लें, तो उसमें 1 जीबीपीएस तक की स्पीड मिल जाती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, 150-200 एमबीपीएस स्पीड मिलेगी। तो इस इंटरनेट का पर्पस स्पीड देना नहीं है, इस इंटरनेट का पर्पस ये है कि एक डिसेंट स्पीड मिले, फ्लक्चुएशन ना हो और रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्शन दिए जाए जहां फाइबर ऑप्टिक्स नहीं जा पाता है। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स ले जाने के लिए आपको अंडर सी केबल जाते हैं या फिर जमीन को खोद करके उसमें डाल करके दूर दूर तक ले जाया जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से उसी का वही गैप फिल करने के लिए स्टारलिंक। अच्छा मुंजिर, क्या अभी स्टारलिंक से जो सैटेलाइट इंटरनेट आता है उसका इस्तेमाल कहीं हो रहा है? स्टारलिंक का इस्तेमाल यूएस में लिमिटेड नंबर यूजर्स के साथ हो रहा है। लगभग 8 से 10 हजार यूजर्स हैं और इनमें से कुछ फ्री यूज भी करते हैं जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की, लेकिन इसके चार्जेस जो हैं वो नॉर्मल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मुकाबले महंगे होंगे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट एलॉन मस्क का काफी ज्यादा है। इस वजह से चार्जेस भी ज्यादा होंगे और
कनेक्टिविटी एरिया वाइज बहुत कम होगी शुरू में, क्योंकि अभी 1000 ही सैटेलाइट गए हैं। इनका टारगेट है कि फर्स्ट फेज में 12,000 भेजेंगे, फिर पूरा टोटल 42,000 सैटेलाइट जाने हैं। तो अभी सिर्फ 1000 सैटेलाइट गए हैं, तो उससे कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड एरियाज में मिलेगी। एक और सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूंगा मुंजिर, कि भारत में इसकी प्री बुकिंग शुरू हो गई है, कैसे कराई जा सकेगी ये प्री बुकिंग? प्री बुकिंग भारत में शुरू हो चुकी है। starlink.com वेबसाइट है, वहां पे जाते ही सबसे पहला ऑप्शन जो सर्विस एड्रेस लिखने का आता है, वहां पे अपना लोकेशन डालेंगे। उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं, प्री बुक कर सकते हैं। और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो ऑर्डर उसी हिसाब से आएगा। पहले आओ पहले पाओ, जो पहले रजिस्टर करेंगे तो उस हिसाब से, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अभी ये भी नहीं पता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर और कनेक्टिविटी किस तरीके से दी जाएगी, किस तरीके से इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो अभी डिटेल जानकारी नहीं है, सिर्फ अभी प्री बुकिंग हो रही। ये थे आज तक रेडियो में हमारे टेक जर्नलिस्ट मुंजिर अहमद। और आज का दिन उन तमाम जानवरों के नाम है जो इस दुनिया का उतना ही अहम हिस्सा हैं जितना कि हम और आप। 2014 से हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन देश विदेश की सरकारें जानवरों और पेड़ पौधों की खत्म हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाती हैं। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ हर साल इस दिन एक इवेंट होता है। इसमें वाइल्ड लाइफ को लेकर जो भी चिंताएं हैं उन पर बात होती है और उनका हल निकालने की कोशिश की जाती है। इस बार कोविड है तो इस वजह से ये ऑनलाइन हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है। इस बार की थीम ये रखी गई है कि जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं वो वन्य प्राणियों के साथ में जीवन यापन कैसे करें। खैर, इसका हल कैसे निकलेगा ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब से इंसान की जंगलों में घुसपैठ हुई है, जंगली जानवरों और जंगल के संसाधनों का बड़ा नुकसान हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, जिसमें यह कहा गया था कि जानवरों और पेड़ पौधों की 10 लाख प्रजातियां हैं जो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर हैं। यानी अब वो दिन दूर नहीं है जब आने वाली पीढ़ी के लिए कछुए, टाइगर, तमाम ऐसे जानवर हैं जो इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगे और वो सिर्फ उन्हें किताबों में देखेंगे। इसी के साथ हवाई यूनिवर्सिटी की भी एक रिसर्च आई थी। उसके अनुसार धरती पर जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं वो केवल पृथ्वी पर जन्मे जीवों का 1% ही है, और इंसान भी उसी 1% का हिस्सा है। तो दुनिया में कैसे प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे, ये रिसर्च बताती हैं। अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं हमारे चारों ओर, जिनमें कई धरती पर रहते हैं, कई पानी में रहते हैं और कुछ हवा में, यानी पक्षी। संकट सब पर है, लेकिन आज सबसे ज्यादा कौन सी प्रजातियां मुश्किल के दौर से गुजर रही हैं, यही पूछा हमने जाने माने एनिमल कंजर्वेशनिस्ट और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के CEO अनीश अंधेरिया से। ऐसी कोई प्रजाति नहीं है मनुष्य को छोड़ के जिसपे स्ट्रेस नहीं है अब, क्योंकि हमारे इंसानों के जो हम इंसान इस धरती पर हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जो धरती पर प्रेशर डाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, लकड़ी, जमीन, खनिज, एग्रीकल्चर, फिशिंग, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हमारी है उसके कारण काफी इकोसिस्टम्स, वेदर वो मरीन हो या वो नदियां हो या वो लैंड हो, सब पे प्रेशर बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ रहा है। यानी आज अगर हम बात करें, और रिसर्च भी यही दर्शाता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड वाले जानवर है जिनको वर्टिब्रेट कहते हैं, जैसे इंसान, बर्ड, मैमल्स हुए अपने सारे, स्नेक्स, फ्रॉग्स, फिश, तो ये जो जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उन जानवरों की स्पीशीज के ऊपर पिछले 40 सालों में जो रिसर्च हुआ है उसका कंक्लूजन ये है कि पिछले 40 सालों में 60% जो पॉपुलेशन है वर्टिब्रेट्स के पूरी पृथ्वी पर, वो डिक्लाइन पे है, यानी डिक्लाइन हो चुके हैं पॉपुलेशन। तो उसमें समुद्री जीव भी आ जाते हैं, नदियों वाले जीव भी आ जाते हैं, लैंड पे रहने वाले भी आ जाते हैं और हवा में उड़ने वाले। अनीश जी, 1970 के बाद से जानवरों की आबादी में 2/3 का घाटा हुआ है। यानी इतने कम समय में इतनी प्रजातियों का विलुप्त होना, एक तरह से कहें तो ये आधुनिकता के दुष्परिणाम हैं और इंसानों की जंगलों तक पहुंच हो गई है।
जंगली जानवरों के हैबिटेट को हमने हथिया लिया है। तो सवाल ये है कि क्या लोग और वन्य प्राणी साथ में जीवन यापन कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? अगेन मेरा ये मानना है कि आज नहीं, पिछले 300-400 साल से इंसान ने अपनी पृथ्वी पे एक राज सा किया है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे औजार जैसे गन्स हुए, पहले एरोज थे, बाण थे, फिर अभी नेट्स है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई फिशिंग के लिए नेट्स वगैरह होती है जो मीलों चलती है समुद्र के अंदर, और जो माइनिंग जो हम करते हैं खनिज के लिए, कोल के लिए, धातु, फिर जो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें भी टेक्नोलॉजी बढ़ी है और बड़ी बड़ी मात्रा में जंगल को काटा गया है और उसमें फिर हम जो खाते हैं वेजिटेबल्स और दूसरे ग्रेन्स उगाते हैं, और वो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है और जो समुद्र में जो बहुत इंटेंसिव फिशिंग होती है उसके कारण ये जो प्रजातियों पर जो स्ट्रेस दिख रहा है वो ज्यादातर उसके कारण है। जंगल बहुत कम हो चुके हैं इंडिया में, फिर भी 20 से 21% हमारी जो भूमि है वो फॉरेस्ट में कवर्ड है, ऐसा पेपर पे दिखाते हैं हम। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें, बिकॉज खाली क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्वालिटी, तो क्वालिटी अगर देखा जाए तो 1/4 उसका जो हिस्सा है वो अच्छी क्वालिटी का मेंटेन हुआ है, दूसरा 1/4 जो है वो फेयरली गुड है, यानी 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की स्थिति ठीक है, पर बाकी के जो 50% जंगल है अपने वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिग्रेडेड है। अच्छा अनीश, क्या उपाय आप देखते हैं जो आज से ही करने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन जानवरों को देख सके? तो जिस तरीके से हम पृथ्वी को का उपयोग कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे जीव जंतु को बुरा असर हो, बिकॉज हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आज टाइगर पे जो असर हो रहा है या कल व्हेल पे जो असर होगा तो वो अगर वो लुप्त होने वाले हैं तो आगे हमारा नंबर भी लगे। तो ये जो एक्सटिंक्शन हो रहा है जानवरों का और पेड़ों का, बहुत सारी पेड़ की भी प्रजातियां है जो लुप्त होने लगी है, लोगों को शायद उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लोगों को खाली जानवरों के बारे में पता है, तो वो भी कम होते जा रही है। तो अगर हमने जो पृथ्वी पे हमने किया वो पृथ्वी हमारे साथ करेगी, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा प्लेनेट है नहीं, तो हमें जो भी जीना है वो यहीं पे जीना है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हम पृथ्वी को अब्यूज करेंगे, अगर हम जंगल काटेंगे, अगर हम नदियों में प्रदूषण ज्यादा करेंगे, अगर हम ज्यादा समुन्द्र में अगर हम प्रदूषण फैलाएंगे तो वो फिर हमारी और ही आएगा, डिजीज बढ़ेगा, बीमारियां बहुत फैल रही है ऑलरेडी, वो फैलेगी, गर्मी बढ़ेगी, आग ज्यादा लगेगी और लोगों में अनरेस्ट होगा। तो बहुत ज्यादा इश्यूज है और गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे सोचना होगा, ट्रेड किस तरीके से क्या कौन खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ का ट्रेड सबसे ज्यादा जो कंट्री में, चाइना, वियतनाम में बहुत है, उस कंट्रीज को दूसरी कंट्रियों ने फोर्स करके वो ट्रेड को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जंगल बचाने के लिए जानवर ही चाहिए होंगे ना, जंगल उगाते कौन? जानवर और पंछी और बाकी के, तो उनको बचाने के लिए हमें जानवरों की जरूरत पड़ती है और जंगल होंगे अच्छी मात्रा में और बढ़ेंगे अगर जंगल अपनी पृथ्वी पर, तो क्लाइमेट चेंज भी हम फाइट कर सकेंगे। ये थे एनिमल कंजर्वेशनिस्ट और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के सीईओ अनीश अंधेरिया। तो अब आप समझे कि जंगली जानवरों के बारे में भी सोचना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी पर सिर्फ आपका हक नहीं है। वैसे भी सब ठीक चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच सामंजस्य बना रहे। फिलहाल दिन भर में अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो इसके बारे में अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी बताइए। सोशल मीडिया पर हमसे जुड़िए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो इस प्रोग्राम में साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है अमन गुप्ता। अब कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है,
मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।